जय श्री श्याम बच्चों। सबसे पहले मैं अमनदीप राविश आप सभी का हमारे इस नए YouTube प्लेटफॉर्म अप टू डेट इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक कहावत होती है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि आप कुछ करके दिखाइए, वो ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू कि आप कहते रहें। तो इंग्लिश में मैं कुछ कहता रहूं, इसकी वजह मैं बिलीव करूंगा कि मैं आपको कुछ करके दिखाऊं। तो इसलिए बस आपको यह कहूंगा कि जब भी आप इस चैनल पे जुड़ें, जब भी आप इस वीडियो को देखें, तो उसके बाद की 10 वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा, तो मेरे एक्शंस ही आपको दिखा देंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में 2 लेवल होते हैं। एक होता है जहां से इंग्लिश को शुरू करना होता है। हमें लगता है कि मोटा मोटा पढ़ के इंग्लिश में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें इंग्लिश की बारीकियों पे जाना होगा। जो बच्चे आज कमजोर हैं, जिनका लेवल 0 है, जिनका लेवल माइनस में है, मैं वहां से शुरू करूंगा और पीक लेवल तक लेके जाऊंगा। लेकिन जब मैं 0 से माइनस से शुरू करूंगा, तो वो बच्चे जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं या उन्हें लगता है कि इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें वहीं से बहुत कुछ सीखना को मिलेगा। तो इसलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज पहली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस के बारे में जानना। क्यों? देखिए, आप इंग्लिश में पैसेज पढ़िए, एरर पढ़िए, इंप्रूवमेंट पढ़िए, क्लोजेस पढ़िए, पीक्यूआरएस पढ़िए, रीअरेंजमेंट पढ़िए। एक्चुअली में इंग्लिश आपको पेपर में किस फॉर्म में मिलेगी? सेंटेंस की फॉर्म में। तो यदि सेंटेंस के प्रति एक बेसिक सा नजरिया ही आपको नहीं आता, तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, सेंटेंस के 2 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक तो सेंटेंस की ये टाइप होती है। एक होती है सेंटेंस की टाइप की वो असर्टिव है, वो इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या फिर इंपेरेटिव है। ये दूसरी टाइप होती है। तो आज हम सेंटेंस के उस पार्ट को करेंगे जिसमें हमें सेंटेंस पे पहली नजर जब पड़ती है तो हम सेंटेंस को समझ पाए कि उसे कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है। और इस टाइप को बोलते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है, कि कॉम्प्लेक्स है, कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए बच्चों, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि आपके सेंटेंस में 2 शब्द भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी वर्ड हो सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या इन शब्दों की कोई शर्त भी है? जी हां बच्चों, बिल्कुल शर्त है। वो कहता है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड में एट लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम। मिनिमम मतलब कम से कम। मतलब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कम से कम क्या होना चाहिए? एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका मेन वर्ब होना चाहिए। यानी कि जिसे आप सेंटेंस कहना चाहते हैं, वो कितना भी बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड हो, कितना भी छोटा ग्रुप ऑफ वर्ड हो, लेकिन उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही मेन वर्ब होता है। नहीं, वो कह रहा है कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, कम से कम एक मेन वर्ब तो होनी चाहिए। यानी कि ज्यादा की बात करेंगे तो 2 सब्जेक्ट 2 मेन वर्ब, 3 सब्जेक्ट 3 मेन वर्ब, 5 सब्जेक्ट 5 मेन वर्ब। जी हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले समझिए, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक कम से कम एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब है और वो किसी बात को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसी चीज को हम सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने है, यहां पर अभी मैं सेंटेंस के अंदर बहुत कुछ होता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लोज है। अभी उसमें नहीं उलझना है, पहले ओवरव्यू देखना है। तो ओवरव्यू क्या है कि देखिए, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने पहली बात जो अभी बोली थी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको लग रहा है हाँ ये एक सेंटेंस है, आपको मोटा मोटा ही देखना है। अभी आपको बर्ड आई व्यू लेना है। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है आपको ओवरव्यू लेना है। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये एक सेंटेंस है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, 1000 मील की जर्नी भी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप।
मतलब बहुत लंबा चलना है आपको, बहुत आगे बढ़ना है आपको, एसएससी में ऑफिसर बनना है, आप एनडीए सीडीएस एफकेट करना चाहते हैं, आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो चाहे कितनी भी लंबी जर्नी है लेकिन पहला कदम तो रखना पड़ेगा आपको किसी चीज को करने के लिए। तो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो प्यारा बच्चा, ये जो है आपका ये एक सेंटेंस हो गया। अब आप कहेंगे हाँ सर हमें लग रहा है ये भी एक सेंटेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक मीनिंग को कन्वे कर रहा है। इनमें जैसे इसमें ये वर्ब है, अभी आपको नहीं समझ में आएगी वर्ब, चिंता मत करो, आगे आ जाएगी। जैसे स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, और हिंदी में जिस वर्ड के पीछे ना होता है उसकी इंग्लिश बना दो, वो वर्ब बनेगा। जैसे चलना, वॉक, जाना, गो, आना, कम, खाना, ईट, सोना, स्लीप, पढ़ना, रीड। तो इस तरीके से बहुत सारी वर्ब आप बना सकते हैं यदि आप मेरी बातों को सुनते जाएंगे। अब बिगिंस क्या है, यहां पर ये वर्ब है और ये आपका पूरा का पूरा क्या है भैया, सब्जेक्ट है। तो आपको ये तो दिख रहा है, अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि हाँ भाई एक बात कह रहा है और वो एक सेंटेंस है। अब तीसरे सेंटेंस पे आइए, उसने कहा इफ यू प्ले विद फायर, यदि तुम आग के साथ खेलोगे, यू विल गेट बर्न्ड, तुम जल जाओगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो दो छोटे छोटे वाक्य मिलाए गए हैं, लेकिन यहीं से बात समझनी शुरू करनी है बेटा। इंग्लिश में जहां से वाक्य शुरू हुआ और जहां पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आता है वहां तक एक ही सेंटेंस होता है। यानी कि यहां से जब वाक्य शुरू हुआ और यहां पर जब खत्म हुआ, कोमा पे वाक्य नहीं रुकेगा। तो बेटा इसको एक ही सेंटेंस कहना है। आपने कहा सर देखो कह तो देंगे, आप कह रहे हो, लेकिन सर ऐसा लग रहा है जैसे ये तो दो छोटे छोटे वाक्य से मिला के बना हुआ है। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दो छोटे छोटे वाक्यों से मिला के बना हुआ है। जब एक बड़े वाक्य में जब दो ऐसे छोटे छोटे वाक्य हों तो उन्हें प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। बस यही समझाना चाह रहा हूं, इन्हें क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। इन्हें वाक्य नहीं कहना, इन्हें सेंटेंस नहीं कहना है बेटा, समझो। तो आप कहेंगे सर इसमें तो ये ऐसा एक ही वाक्य था, तो हाँ बेटा इस सेंटेंस में सेंटेंस एक था और क्लोज भी एक था। इसमें क्या है बेटा, इसमें भी बेटा एक सेंटेंस था और एक क्लोज था, बिल्कुल सही बात है बेटा। और इसमें क्या था बेटा, इसमें सेंटेंस तो एक है लेकिन क्या है बेटा, दो क्लोजेस हैं, ठीक है। तो इन छोटे वाक्यों को क्या कहते हैं, क्लोजेस कहते हैं। छोटी छोटी बातें सीखनी है, इसके बाद बड़ा पिलर अपने आप बन जाएगा। फिर आ जाओ बेटा, देखो फिर से क्या है, इफ यू वॉन्ट समथिंग डन राइट, यदि तुम चाहते हो कि कोई चीज ठीक हो जाए, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, तो वो तुम्हें अपने आप ही करनी होगी। तो आपको समझना है कि यहां से लेकर यहां तक इसे बेटा सेंटेंस तो आप एक ही कहेंगे और फिर आप क्या गिनेंगे, फिर आप गिनेंगे क्लोज। यानी कि जो ये छोटे वाक्य हैं, ये जो छोटे वाक्य हैं जो आपको दिखाई आ रहे हैं, इन्हें आप क्लोज कहते हैं। आप कहेंगे कि सर क्या वाक्य में क्लोज देखने जरूरी हैं? बेटा तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटेंस से भी बड़ी चीज, सेंटेंस का भी लेवल पार करने वाली चीज क्लोज होती है बच्चों। क्लोज को तो इतना ज्यादा देखना आपको कि पूरी इंग्लिश का फंडा ही क्लोज पे टिका हुआ है। तो फिर आपने कहा लास्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यू कैन लीड अ हॉर्स टू अ वाटर, मतलब तुम किसी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती पिला नहीं सकते। ये एक कहावत है बेटा। मतलब ये है कि जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा तो सकता हूं, मैं आप तक ये चीजें पहुंचा तो सकता हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पढ़नी आपको अपने आप पड़ेंगी। तो मतलब किसी की मदद की तो जा सकती है, उस तक मदद पहुंचाई जा सकती है, लेकिन वो उस मदद को फॉलो ही करे ये जरूरी है नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखोगे कि शुरुआत जहां से हुई और जहां पर खत्म हुआ वहां तक मेरा बेटा क्या है, एक ही सेंटेंस है बेटा। और एक ही सेंटेंस में कितने क्लोज है बेटा, दो क्लोज हैं। तो आपको सबसे पहली नजर में आपको यह देखना आना चाहिए किसी सेंटेंस में कि भाई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर कितने क्लोज हैं, ये आपको देखना आना चाहिए। कोई भी वाक्य जहां से शुरू होगा जहां खत्म होगा वहां तक सेंटेंस तो ये एक ही कहलाएगा, लेकिन यदि उसके अंदर दो छोटे छोटे वाक्य हैं तो आप उन्हें क्लोज कहेंगे। और वो क्लोज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 मिलेंगे नहीं बेटा। ये मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में सामान्यतः
एक या दो क्लोज ही होते हैं। कभी कभी उसे और अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो 3 क्लोज बना देगा, और कभी बहुत मुश्किल बनाना होगा तो वो 4 क्लोज बना देगा। बेटा 4 से ज्यादा क्लोजेस के वाक्य बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें सेंटेंस समझना है तो हमें क्लोज की अच्छी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मैं बताता हूं अब आगे कि हम आगे पढ़ते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है और उसके रूप को समझते हैं। बेटा सेंटेंस क्या है? इट इज द क्लोज। या तो एक क्लोज ही सेंटेंस है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस। भाई या तो एक ही क्लोज को हम सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे हमने यहां पर किया, ये एक ही क्लोज था इसी को सेंटेंस कह दिया। या फिर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस। और कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस में सामान्यतः कितने क्लोजेस आएंगे बेटा? सामान्यतः 2, 3 या 4 क्लोजेस बेटा पूछे जाएंगे आपसे। देखिए लिमिट नहीं है, मैं आपको बता दूं कि लिमिट नहीं है। लिखने को हम 10 क्लोज भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि भाषा का मूल काम कम्युनिकेशन होता है और ज्यादा क्लोजेस एक ही सेंटेंस में भर देने से क्लोजेस जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हैं और कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। इसलिए सामान्यतः आपको 1, 2 या 3 क्लोज के वाक्य तो बार बार मिल सकते हैं, 4 क्लोज का वाक्य भी आसानी से आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, यदि हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं 10 क्लोज का भी। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ डिफरेंट क्लोजेस, मतलब अलग अलग क्लोजेस को अलग अलग तरीके से यूज करके एक सेंटेंस को 4 टाइप से कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये चारों टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने कहा ऐसा कैसे भाई, क्या किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनिए। एक होता है सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? केवल एक ही क्लोज होता है, मतलब बिल्कुल सिंपल। यदि एक ही क्लोज है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक वाक्य एक ही छोटे से क्लोज से मिलकर बना है, तो उस टाइप का नाम सिंपल सेंटेंस होता है। मैं विस्तार से समझाऊंगा इन चारों को, ऐसा मत सोचना कि बस यहीं पे समझा के सर ने खत्म कर दिया। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होता, तुम छोड़ के बहुत जल्दी जाते हो। तो ध्यान से सुनो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही क्लोज हो। मैं क्लोज को भी डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। तो यानी कि यदि एक ही क्लोज है तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? देखो ये दूसरी टाइप आ गई। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इट कंटेन्स 2 और मोर क्लोजेस। मतलब कंपाउंड में 2 क्लोज होंगे ऐसा नहीं है, कंपाउंड में 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही होंगे। तो कंपाउंड में क्या हो सकता है? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम 2 क्लोज होने चाहिए। कम से कम कितने? कम से कम 2 क्लोज होने चाहिए, और 2 के बाद 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कनेक्टेड विद, मतलब जब 2 क्लोजेस को इंग्लिश में जोड़ते हैं ना, तो बीच में आने वाले आइटम, जैसे रेल के 2 डब्बे हैं तो उनको जोड़ेंगे ना, किसी चीज से जॉइंट लगाएंगे ना, तो इंग्लिश में क्लोजेस को जोड़ने वाली चीज का नाम, जिस चीज से क्लोजेस का जॉइंट लगाते हैं, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंजक्शन कहते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं कि जब 2 क्लोजेस मतलब 2 रेल के डिब्बे, इनको जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिएगा, क्योंकि एक जॉइंट मारना है ना। तो और 3 क्लोजेस हैं तो 2 जॉइंट चाहिएंगे, 3 रेल के डब्बों में 2 जॉइंट चाहिएंगे। तो यदि 2 क्लोजेस को जोड़ना है तो एक कंजक्शन चाहिए, 3 क्लोजेस को जोड़ना है तो 2 कंजक्शन चाहिए, 4 क्लोजेस को जोड़ना है तो 3 कंजक्शन चाहिए, 5 क्लोजेस को जोड़ना है तो 4 कंजक्शन चाहिए। ऐसे आपको चलना है। अब देखो, वो कह रहा है कि यदि 2 या 2 से ज्यादा क्लोजेस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाए। अब आपको तो नहीं पता कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होता है, वो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। तो मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा क्लोजेस को यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाए तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो 2 अक्षर याद करने पड़ेंगे यहां पर कि भाई देखो, एक ही क्लोज है तो सिंपल सेंटेंस हो गया, और यदि 2 क्लोजेस है तो आपको क्या याद रखना है कि इसको जोड़ने वाला कंजक्शन यदि कोऑर्डिनेट है तो इसकी टाइप का नाम कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट जोड़ रहा है 2 को
तो टाइप का नाम कंपाउंड है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आ जाइए, सेम उसमें है कि इसमें भी कम से कम कितने क्लोज होंगे, कम से कम होंगे इसमें 2 क्लोज, और यहां पर क्या कह रहा है, मोर क्लोजेज, यानी कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके ये कह दो कि 2 क्लोज वाला वाक्य है सर तो कंपाउंड है, नहीं। 2 क्लोज वाला वाक्य कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा, तो यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ रहा है तो कंपाउंड है, और यदि इनको जोड़ रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, क्या जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब ऐसे कंजक्शन जोड़ रहे हैं जो सबऑर्डिनेट हैं, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। यानी कि बात यह हुई कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आपको तभी समझ में आएगा यदि आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन की पहचान हो। तो यानी कि अभी हमें एक चीज और सीखनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होता है। इससे हमारा फायदा क्या होगा, हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। और यदि हमें यह डिफरेंस पता लग गया तो एक तो यह फायदा हुआ, और दूसरी चीज, ऐसा तो है नहीं बेटा कि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट पूरी इंग्लिश में और किसी काम में ही नहीं आता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, काम आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन की पहचान आज हमें करनी है, जिससे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझ पाए। उससे पहले आगे बढ़े, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चौथी टाइप। देखो इसमें कंपाउंड भी आ गया, इसमें कॉम्प्लेक्स भी आ गया। यानी कि कंपाउंड तो वाक्य तब बनेगा जब 2 रेल के डिब्बे यानी कि 2 क्लोजेस को कौन जोड़ेगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब 2 रेल के डिब्बों को सबऑर्डिनेट जोड़ेगा। तो अब बस वही चीज है, यहां पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों है। तो वो कह रहा है इसके अंदर कम से कम 3 क्लोजेस होंगे, इसमें 2 नहीं, कम से कम 3 होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 क्लोज है तो देखते ही बोल दो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ना बेटा। देखो इंग्लिश का बड़ा सिंपल फंडा है, एक क्लोज है तो शुरुआत में कंजक्शन नहीं आएगा, लेकिन 2 क्लोजेस है यानी कि 2 रेल के डिब्बे एक जॉइंट लगेगा, यानी एक कंजक्शन आएगा। अब ये जो एक कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेट है तो वो टाइप कंपाउंड है, और ये सबऑर्डिनेट तो है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यदि 3 डब्बे हैं रेल के, 3 डब्बे, तो 2 जॉइंट लगाने पड़ेंगे, एक यहां एक यहां। अब यदि ये दोनों के दोनों जॉइंट कोऑर्डिनेट है, मान लो दोनों के दोनों कंजक्शन कोऑर्डिनेट है, 3 क्लोज है और दोनों कंजक्शन कोऑर्डिनेट है, तो सेंटेंस कंपाउंड ही होगा। और यदि 3 क्लोज है और दोनों के दोनों जॉइंट सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स होगा। और यदि एक तो कोऑर्डिनेट है और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो टाइप का नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए 2 बातें हो सकती हैं, या तो मैंने पहले यह पढ़ा दिया, इसके बाद अब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई कि यार ये सारा समझ तो आ गया, लेकिन डिपेंड किस बात पे करेगा, डिपेंड तो इसी बात पे करेगा कि आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन पता है या नहीं। यदि आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं पता है तो फिर आपके ये किसी काम का नहीं है। अब यदि मैं पहले वो पढ़ाता तो आपको ये नहीं समझ में आता कि वो क्यों पढ़ाया। तो अभी आपको मैंने सेंटेंस की टाइप बताई है, और बड़ा सिंपल है कि एक क्लोज है तो सिंपल, 2 क्लोज को जोड़ने वाला कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कंपाउंड, 2 क्लोज को जोड़ने वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यदि 3 क्लोज हैं जिनमें से 2 को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट आया, 2 को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट आया है, तो वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब सिर्फ एक चीज रह गई हमारी कि एक तो हमें क्लोज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता लग जाए कि क्लोज किसे कहते हैं, और दूसरा फिर कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्या होता है ये पता चल जाए। तो आ जाइए बच्चा आगे, देखिए क्या है हमारा आगे, इस बात पे आ जाइए। देखिए हम भाई कंजक्शन कहां आएगा वो भी पता करना है। तो कंजक्शन तो ऐसे आएगा भाई कि मान लो एक क्लोज है यहां पर और एक क्लोज है यहां पर, तो यदि हमें ये अंदाजा हो जाए कि क्लोज क्या होता है तो हम आसानी से हमारे कंजक्शन के स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो पहले क्लोज को जान लो थोड़ा सा कि क्लोज किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। देखो बेटा ध्यान से, क्लोज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें क्या है,
एक क्लोज के अंदर, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, एक क्लोज किसे कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना। एक क्लोज का मतलब एक सब्जेक्ट। देखिए आपने कहा सर सेंटेंस में भी आपने ऐसा बताया था, नहीं, सेंटेंस में मैंने आपको यह कहा था कि कम से कम एक सब्जेक्ट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन क्लोज में सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक पक्का होगा। एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होगा और एक मेन वर्ब होगी। एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होगा और एक मेन वर्ब होगी, और उसके पीछे कुछ अन्य वर्ड भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह 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 जो भी। लेकिन प्यारे बच्चों एक क्लोज में देखिए अंतर है, एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होगा, एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होगा, और एक क्लोज में सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस में यदि दो क्लोज है, अभी आपने पढ़ा ना एक सेंटेंस में दो क्लोज आ सकते हैं, तो हर क्लोज में एक एक सब्जेक्ट आएगा, और एक एक सब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी सेंटेंस में दो क्लोज है तो उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो गए, किसी सेंटेंस में तीन क्लोज हैं तो उस सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट हो गए, किसी सेंटेंस में चार क्लोज हैं तो उस सेंटेंस में चार सब्जेक्ट हो गए। सेंटेंस में तो कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोज में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। एक क्लोज मतलब एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। अब आपको ये देखना आना चाहिए, क्या आपको देखना भी आता है? उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं यहां, ठीक है। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और इसके बाद जितना भी ये हिस्सा होता है इसको पूरे को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं इसको। प्रेडिकेट मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले सारे शब्दों का समूह। लेकिन इस प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब जरूर होगी, इसके अलावा कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। यही मैंने लिखा हुआ है कि क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के अंदर एक मेन वर्ब जरूर होगी, उसके अलावा ऑब्जेक्ट है, कुछ और है, कुछ और नहीं है, वो ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि एक क्लोज के अंदर क्या होगा भैया, ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक क्लोज है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा और प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब जरूर होगी। यदि एक सेंटेंस में एक ही क्लोज है तो वो सिंपल सेंटेंस है, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको वर्ब ढूंढनी है। यदि किसी भी क्लोज को आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, किसी भी क्लोज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वर्ब पे नजर रखिए। तो प्यारा बच्चा ये रीड वर्ब है क्योंकि पढ़ना, तो रीड वर्ब हो गई, तो ये तो वर्ब हो गई कैसी, मेन वर्ब। और ये क्या हो गया मेरा, शी क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, क्या दोबारा कोई वर्ब कोई सब्जेक्ट है? नहीं। तो आप कहेंगे जी ये एक क्लोज है। जी हाँ ये एक क्लोज है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने कहा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। जो एक क्लोज होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें आपने ये तो पढ़ लिया कि एक सब्जेक्ट होगा और एक मेन वर्ब होगी, लेकिन बच्चों अब एक बहुत गंभीर बात पढ़नी है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। एक जो क्लोज होता है ना, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें एक मेन वर्ब होगी। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, इसके बाद चलो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये जो मेन वर्ब है ना बेटा, ये मेन वर्ब ये एक, दो, तीन और चार शब्दों में लिखी जा सकती है, चार शब्दों में लिखी जा सकती है, गलत मत पढ़ लेना, लिखी जा सकती है। मतलब ये कि ऐसा हो सकता है आपके सामने कि एक सब्जेक्ट आया, फिर एक शब्द में आपकी वर्ब आई और फिर ऑब्जेक्ट आया। फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि एक सब्जेक्ट आया, दो शब्दों में वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। फिर ऐसा हो सकता है बेटा कि एक सब्जेक्ट है और तीन शब्दों में वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट आया। और ऐसा हो सकता है बेटा एक सब्जेक्ट और चार शब्दों में वर्ब आई और फिर ऑब्जेक्ट आया। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर वर्ब खत्म होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा
ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है कि पीछे क्या आएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट आएगा, कभी एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा, फुल स्टॉप आएगा, कभी सच में ऑब्जेक्ट भी आएगा। वो अभी नहीं पढ़ना, अभी तो हम मान रहे हैं कि पीछे ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन एक क्लोज में जब जो एक क्लोज में मेन वर्ब एक ही आएगी, मेन वर्ब एक आएगी, लेकिन उस एक मेन वर्ब को 1, 2, 3 या 4 शब्दों में लिखा जा सकता है। अब एक क्लोज है तो उसमें एक सब्जेक्ट आना है, तो एक सब्जेक्ट आ गया, तो मेन वर्ब एक ही आनी है। तो यानी कि जब एक ही शब्द में वर्ब होती है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब एक ही शब्द में वर्ब होती है तो उसे प्यारे बच्चों आप मेन वर्ब कहते हैं, जब एक ही शब्द में वर्ब होती है। और जब दो में होती है तो दोनों को मेन वर्ब नहीं कहना है बच्चों, मेन वर्ब सिर्फ आखिरी वाली है। जब 3 में होती है तो तीनों को मेन वर्ब नहीं कहना है, सिर्फ आखिरी वाली मेन है। जब 4 में होती है तो बेटा सिर्फ आखिरी वाली मेन वर्ब है। याद रखिएगा इस बात को कि जो एक क्लोज है उसमें जो वर्ब है वो 1, 2, 3 या 4 शब्दों में आ सकती है, लेकिन वो मेन वर्ब एक ही है। और मेन वर्ब कौन सा शब्द है? आखिरी वाला। अब बचे हुओं को क्या कहें बच्चों? पहले को हमेशा कह दो हेल्पिंग, मतलब ये परमानेंट फंडा रखना। पहला क्या है? हेल्पिंग है। पहला क्या है? हेल्पिंग। और उसके बाद बीच वाला होता है बेटा सपोर्टिंग वर्ब। बीच वाला क्या होता है? सपोर्टिंग वर्ब। जिसके दोनों तरफ वर्ब हो उसे सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब आपको ये डायग्राम पक्का याद रखना है कि एक क्लोज में एक मेन वर्ब होती है और वो एक शब्द में भी आ सकती है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। जब एक में ही होती है, बिल्कुल क्लियर रखो, एक में है तो यही मेन वर्ब है, 2 में है तो आखिरी वाली मेन वर्ब है, 3 में है तो आखिरी वाली मेन वर्ब है, 4 में है तो आखिरी वाली मेन वर्ब है, 2 में है तो पहले वाली हेल्पिंग, 3 में है तो पहले वाली हेल्पिंग, 4 में है तो पहले वाली हेल्पिंग, 3 में है तो बीच वाली सपोर्टिंग, 4 में है तो बीच वाली दोनों सपोर्टिंग। तो जब आप इसे पढ़ें तो आप इसे 4 वर्ब ना पढ़ें बच्चा, आप इसे एक ही वर्ब पढ़ें। ये भी एक ही वर्ब है, ये भी एक ही वर्ब है, ये भी एक ही वर्ब है, सारी की सारी एक एक ही वर्ब है ये बेटा। तो अब आ जाइए यहां पर, देखिए ध्यान से, एक ही शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। अब देखो हैव फिनिश्ड, ये बेसिक बातें या तो आपको अभी पता होंगी कि इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड ये वर्ब होती हैं। नहीं पता होंगी तो आगे हम सिखाएंगे, ठीक है। कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट ये मॉडल होते हैं और मॉडल को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए यहां पर 2 शब्दों में वर्ब है, तो 2 में है तो बेटा ये पहला हेल्पिंग है और ये बेटा आपका मेन वर्ब है। इसी तरह अब यहां पर सब्जेक्ट एक ही है तो यानी कि ये भी बच्चा एक ही क्लोज है, और एक ही क्लोज है तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखो हैज बीन वर्किंग, 3 शब्दों में वर्ब है तो ये हेल्पिंग है, ये सपोर्टिंग है, ये मेन है। इसे पढ़ना एक ही वर्ब है, ये इनका सब्जेक्ट है। तो यानी कि एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, तो ये भी आपका एक ही क्लोज है। पहले आपको क्लोज देखना आना चाहिए, फिर आप आ जाइए शी विल हैव बीन वर्किंग। विल मॉडल होता है और मॉडल वर्ब होती है 1, 2, 3, 4। तो यानी कि ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी दोनों सपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब और एक्स्ट्रा कुछ वर्ड, तो ये क्या है बेटा? एक क्लोज है। आपने कहा सर दूसरा क्लोज, भाई दूसरा तो जब दोबारा से ऐसे ही वर्ब ऐसे ही सब्जेक्ट आएगा तभी हम उसे दूसरा क्लोज पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस है बेटा? सिंपल सेंटेंस है। अब आइए आगे द शेफ एंड हिज फ्रेंड, शेफ होता है जो भोजन बनाता है, द शेफ एंड हिज फ्रेंड प्रिपेयर, प्रिपेयर होता है तैयार करना, तो ये वर्ब है बेटा। अब ये तो वर्ब है लेकिन ये सब्जेक्ट तो 2-3 शब्दों का हो गया बेटा। परमानेंट ध्यान रखना, ये जो मैंने यहां पर सिखाया है ना, जैसे वर्ब एक से ज्यादा शब्दों में हो सकती है, ऐसे ही एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों में हो सकता है। अलग अलग शब्द मत गिन लेना, एक से ज्यादा शब्दों में हो सकता है। आप लफड़ा मत पाल लेना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मान लो आपने कहा राम इज वाइज, तो बेटा आपको ऐसे देखना ये वर्ब है तो ये एक सब्जेक्ट है। अब बेटा मान लो ऐसा आ गया राम एंड श्याम आर वाइज, तो हमारा बच्चा क्या करता है पता है? हमारा बच्चा क्या करता है, जो गांव देहात का बच्चा है उसको बेचारे को बस ऐसे आता है ये वर्ब है और ये तो सर 2 सब्जेक्ट है। नहीं बेटा,
एक वर्ब के पहले चाहे 100 शब्द आए, वो एक ही सब्जेक्ट है बेटा। आपने कहा सर इसमें आदमी तो दो हैं, तो बेटा अंग्रेजी में सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। जब इसमें दो आदमी हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, बहुवचन सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? बहुवचन सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं करना है कि एक वर्ब के पहले लिखे हुए शब्दों को ही दो सब्जेक्ट मान लिया ना बेटा, ये एक ही सब्जेक्ट है। तो यानी कि प्यारे बच्चों आप देखो, द शेफ एंड हिज फ्रेंड वर्ब, वर्ब तो एक ही है, और जब एक ही है तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो इसके पहले ये पूरा सब्जेक्ट है। बस अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि एक शेफ है एक उसका दोस्त है, दो लोग हैं। तो यानी कि बच्चा अभी भी ये एक ही क्लोज है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा शुरू में, यदि आप क्लास को बीच में छोड़ देंगे तो आपको लगेगा आपको आ गया। मैं कह रहा हूं पेशेंस रख के मेरे साथ जुड़िए। जो काम 3 से 4 घंटे की क्लास में होता है वो मेहनत करके 1 घंटे की, 40 मिनट की, 45 मिनट की क्लास में मैं तैयार करके आपको डिलीवर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो देखिए आगे, द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी सेंसिटिव। अब यहां पर देखिए वर्ब कहां है? वर्ब कहां है? ये आर है। अब आर तो है वर्ब, लेकिन अभी आपको हो सकता है सेंसिटिव लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वेरी एडवर्ब होती है सेंसिटिव एडजेक्टिव। अब आपने कहा सर इसमें तो एक ही शब्द में वर्ब है। अरे एक शब्द में वर्ब है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। अब आपका दिमाग क्या कहेगा? सर इजमर वोजवर तो हेल्पिंग होती है। नहीं बेटा, ये सारी वर्ब हेल्पिंग का भी काम कर सकती है, मेन का भी काम कर सकती हैं। यदि किसी वाक्य में एक ही शब्द में वर्ब है तो वो सिर्फ मेन वर्ब होगी, तो ये आर यहां पर मेन वर्ब है और ये सही है। ये तो मेन वर्ब है, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा? एक ही क्लोज है बेटा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एक ही क्लोज है। इसी तरह इज रीडिंग, अब यहां पर दो शब्दों में है, तो ये पहला हेल्पिंग, ये दूसरा मेन, और ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, तो ये भी बेटा एक ही क्लोज है। तो आपको समझना है कि एक क्लोज किस किस तरीके से आपको दिखेगा। एक शब्द में वर्ब, दो में, तीन में, चार में, सब्जेक्ट कभी एक शब्द में, कभी दो शब्द में, कभी तीन शब्द में, कभी चार में, तो इसे कहते हैं बेटा क्लोज। और उसके बाद देखो, वो पढ़ती है एक किताब हर रात, ये उसके बारे में और जानकारियां हैं। तो जहां पर तक जानकारियां इसके बारे में मिल रही हैं वहां तक का एक क्लोज है, क्योंकि पीछे बहुत कुछ आता, वो सब एकदम नहीं समझाया जा सकता। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ये दिख जाए कि भाई ऐसा ऐसा क्लोज होता है, क्लोज गिनना आ जाए, मोटा मोटा क्लोज गिनना आ जाए, अभी उतना ही सीखना है। बाकी तो भैया बहुत लंबा सिलेबस है, धीरे धीरे आप करेंगे ही चीजों को। तो अब आ जाइए आगे, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लोज समझ में आ गया। अब क्लोज के बाद तो करना ही क्या है लाला, बस आपको कंजक्शन याद करने हैं। और लीजिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन, देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यदि दो क्लोजेस को जोड़ें, बड़ा सिंपल है, दो क्लोजेस को जोड़ें, कौन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस टाइप का नाम क्या है बच्चा? कंपाउंड सेंटेंस। वेरी सिंपल, इस टाइप का नाम क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेट जोड़े तो कोऑर्डिनेट होते कितने हैं? अरे 7 अक्षर होते हैं बस। इसको एक वर्ड से जोड़ लो। ये ना फैन वॉइस एक ट्रिक होती है, ये फैन वॉइस एक ट्रिक होती है। ये अभी ध्यान से सुनना, फैन वॉइस एक ट्रिक होती है और इससे आपको याद रह जाएगा। जैसे देखिए यहां पर एफ से 4 हो गया, एफ से 4, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये 7 वर्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं बस। इसके अलावा जितने कंजक्शन है वो सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। मतलब इतनी बात याद रखनी है बस, ये 7 अक्षर याद रखने हैं। लेकिन अभी एक गंभीर बात और सुनो, मैंने लिखा बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स इन यूर सेंटेंसेस। सावधान रहना जब इन शब्दों का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि दीज वर्ड्स कैन समटाइम्स बी यूज्ड, थोड़ा सा बी यूज्ड लिख देते हैं। दीज वर्ड्स कैन समटाइम्स बी यूज्ड इन सम अदर रोल्स ऑल्सो। मतलब इन्हीं वर्ड का दूसरा रोल भी होता है। जैसे मैं एक का समझाता हूं, जैसे 4 है, 4 इंग्लिश में कंजक्शन भी है, 4 इंग्लिश में प्रेपोजिशन भी है। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है यार। देखो क्लोजेस को जोड़ेगा तो कंजक्शन है, और क्लोजेस को नहीं जोड़ेगा और कहीं पर आया है तो प्रेपोजिशन है। तो आपको यह देखना है, ऐसे नहीं बोलना कि यदि किसी वाक्य में ये शब्द आ जाए
गलत हो जाएगा। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आ जाएं तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये कह क्या रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन दो क्लोजेस को जोड़े, और क्लोजेस भी मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोजेस, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब और कुछ और चीजें वो इधर हैं, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब और बाकी कुछ चीजें इधर हैं, एक क्लोज इधर एक क्लोज इधर, बीच में ये आके खड़े हो जाएं तो इन्हें कोऑर्डिनेट कंजक्शन कह सकते हैं। और जैसे इन्हें आप कोऑर्डिनेट कहेंगे इस टाइप का नाम कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि देखो यहां लिखा हुआ है, इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लोजेस, यदि इन शब्दों के माध्यम से हम दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये एंड है ना यहां पर, अब यहां पर एंड आया था, देखो ध्यान से, यहां पर ये रहा एंड, द शेफ एंड हिज फ्रेंड। अब एंड आने से ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एंड उसके दोस्त को और शेफ को जोड़ रहा है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ रहा है। तो यहां पर आप इसे कंपाउंड सेंटेंस नहीं कह सकते, आपको अभी कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है। तो यहां पर देखिए कि यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, यानी कि ये 7 वर्ड्स, फैन वॉइस वाले वर्ड, दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ें, दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ें, तो इन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जा सकता है। और दूसरी बात, हमें ना साथ में कोमा की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे जोड़ने पड़ेंगे जैसे एक क्लोज तो ये हो गया, एक क्लोज तो ये हो गया, और एक क्लोज ये हो गया, 2 क्लोज हो गए। और मान लो यहां पर हमें एंड लिखना है, तो हमें ये एक तो यहां एंड लिखना, दूसरा यहां कोमा भी लगाना है, ये बात याद रखिएगा। अब आपने कहा सर यहां तो हमने एंड के आगे कोमा नहीं लगाया, यहां तो नहीं लगाया, बेटा ये क्लोजेस को जोड़ ही नहीं रहा है। जब क्लोजेस को नहीं जोड़ेगा तब कोमा नहीं आएगा, कोमा सिर्फ कब आएगा, जब क्लोजेस को जोड़ेगा। इन कंजक्शन के पहले कोमा भी आता है, लेकिन कब आएगा, जब क्लोजेस को जोड़ेगा। अच्छा, कोमा आपके पेपर में मायने नहीं रखता है, यह भी ध्यान रखिए। वैसे देना तो चाहिए, लेकिन फिर भी वो पहले ही कहता है, जैसे एसएससी के एग्जाम, एनडीए सीडीएस के एग्जाम, कि यदि मैं ये लिख के दे रहा हूं कि पंक्चुएशन का एरर निकालिए, पंक्चुएशन मतलब सिंबल्स, सिंबल्स का एरर निकालिए, तब तो आप कोमा का ध्यान रखिए, अन्यथा कोमा इतना मसला नहीं करेगा। तो अब हमने कहा कि ऐसे वाक्यों को कंपाउंड कहते हैं। तो आपने कहा सर इनके कुछ एग्जाम्पल हो जाएं। बस अब तो क्लास रह ही 5-7 मिनट की गई, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट देखेंगे, कंक्लूड करते हैं क्लास को। लंदन इज इन इंग्लैंड, रोम इज इन इटली। तो देखो ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। आपने कहा सर इज है, मैंने बोल तो दिया, एक शब्द में कोई भी वर्ब हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, एक शब्द में है तो वो मेन ही है, उसे हेल्पिंग नहीं बोलना है। तो रोम इज इन इटली, तो ये बेटा फिर मेन वर्ब हो गया, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। तो अब देखो एक क्लोज इधर आ गया पूरा, और एक क्लोज इधर आ गया, 2 क्लोज आ गए। इनको जोड़ने के लिए फैन वॉइस वाला एंड आ गया, इनको जोड़ने के लिए फैन वॉइस वाला एंड आ गया, और एंड के पहले कोमा भी आ गया, क्योंकि इसके पीछे एक अलग क्लोज लिखा हुआ है, आगे एक अलग क्लोज लिखा हुआ है। तो ये एक क्लोज, ये 2 क्लोज, 2 क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन आया एंड, साथ में आया कोमा। अब इसे आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, बिना किसी कंफ्यूजन के कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह देख लीजिए, मैरी रैन फास्ट, शी कुडंट कैच जॉन। ठीक है, मैरी तेज दौड़ रही है, अब यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये और चीजें, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, यहां पर ये 2 शब्दों में वर्ब आ गई, कुड और कैच, नोट एडवर्ब होता है, अभी सारी चीजों में नहीं घुसना है। तो ध्यान से देखो, ये कंजक्शन आ गया, कंजक्शन आ गया तो ये कोमा आ गया, क्योंकि इधर अलग क्लोज है और इधर अलग क्लोज है। फिर मैंने अगले में और से जोड़ा, तो ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है। फिर मैंने यहां पर नोर से जोड़ा, ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है। फिर मैंने यहां फोर से जोड़ा, और फोर जब कंजक्शन होता है तो उसका मतलब बिकॉज यानी कि क्योंकि होता है, कंफ्यूज मत होना, पढ़ने में चाहे कितना ही अटपटा लगे। तो यहां पर ये एक क्लोज है और ये एक क्लोज है, उसे ठंड लग रही है क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, उसे ठंड लग रही थी। तो भैया ये 4 कंजक्शन है आपका,
क्योंकि इधर एक सेपरेट क्लोज है, इधर एक सेपरेट क्लोज है। यहां पर येट आपका कंजक्शन है, इधर एक सेपरेट क्लोज है, इधर एक सेपरेट क्लोज है। यहां पर सो आपका कंजक्शन है, इधर आपका एक सेपरेट क्लोज है, इधर सेपरेट क्लोज है। अब यहां तक तो आप समझ लो, देखो ये फैन वॉइस में ये फोर हो गया, ये एंड हो गया, ये नोर हो गया, फिर ये बट हो गया, फिर ये और हो गया, फिर ये येट हो गया, ठीक है, और ये सो हो गया। सातों का एक एक एग्जांपल हो गया, इनको पढ़ लेना भाई आराम से, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने सब कुछ इतना बेस से बता दिया कि आपके काम में आए चीजें, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाऊंगा कि ना वीडियो लंबी हो और आपके पास कंटेंट सारा आ जाए। तो अब आते हैं कुछ और छोटी सी बातों पे। देखिए, वैसे तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ने वाले क्लोजेस को ही कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दो तीन वर्ड ध्यान रखना, यदि वो जोड़ रहे हैं तो भी कंपाउंड सेंटेंस ही बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बोला जाएगा। और उसमें एक तो है ये सेमीकोलन, यानी कि देखिए यहां पर देखिए, ही स्टडीड वेरी लिटिल, ये लगा दिया फुल स्टॉप और उसके नीचे कोमा, तो कोई कंजक्शन नहीं है। यदि सिर्फ ये जोड़ रहा है तो ये भी बच्चों कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। मतलब इसे भी आप एक टाइप से कोऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह ही मानो। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट याद करो, अपने आप हो गया मसला। फिर देखो जॉन लव्स मैरी, ये फिर आ गया। चलो इसमें तो हाउएवर भी है, तो ये तो हो गए सेमीकोलन। और इसके बाद ये कुछ कंजक्टिव एडवर्ब हैं, दो तीन वर्ड ये और याद रख लेना कि यदि ये आ रहे हैं मोरओवर, हाउएवर, इंडीड, एटलीस्ट, वैसे मोरओवर और हाउएवर ही आते हैं और नहीं आते कुछ। तो मतलब दो क्लोजेस को, दो क्लोजेस मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब इधर, एक सब्जेक्ट एक वर्ब इधर, और चाहे कुछ भी हो। तो देखिए, यदि दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेमीकोलन, मोरओवर, हाउएवर ऐसे शब्द करते हैं, तो प्यारे बच्चों इन्हें कोऑर्डिनेट कंजक्शन या सेमीकोलन या कंजक्टिव एडवर्ब, तो इन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मतलब अलग अलग क्लोजेस को जोड़ें। यदि वो किसी और छोटी चीज को जोड़ रहे हैं, आई लव राम और रोहित, राम और रोहित आ गया, लेकिन दो क्लोजेस नहीं जोड़ रहे हैं, क्लोजेस नहीं जोड़ रहे, तो उस टाइप को कंपाउंड नहीं कहना है। और यदि ये दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहना है। एक ही क्लोज है तो सिंपल, दो क्लोजेस को या तीन क्लोजेस को या चार क्लोजेस को जोड़ने के लिए तीन कंजक्शन चाहिए। और यदि वो तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइप का नाम कंपाउंड सेंटेंस ही रहेगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप देखिए आगे। अब आ जाइए बेटा, क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए आपको ये धीरे धीरे याद होंगे, आप ना कोऑर्डिनेट याद कर लीजिए, फिर तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्लोज आपको दिखने लग गया कि ये एक क्लोज है, ये दूसरा क्लोज है, ये तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो बीच में जो भी आया होगा वो कंजक्शन ही होगा। अब यदि वो कोऑर्डिनेट है, यदि वो सेमीकोलन है, यदि वो कंजक्टिव एडवर्ब यानी कि हाउएवर या मोरओवर है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। नहीं तो अंदाजा लगा ही लीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो देखिए ये कुछ वर्ड होते हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, सो दैट, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेन, वेयर, वेयर एज, वेदर, वाइल, एंड वाइल, मतलब ऐसे ही लगा रखा है, एंड नहीं वाइल। तो यदि बात वही है, क्लोजेस को जोड़ने का काम करें, तो यदि दो क्लोजेस को जोड़ने का काम ये वाले शब्द करें, जोड़ने का काम ये करें, तो ही आप उन्हें सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे, वैसे नहीं कहेंगे। हालांकि कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी कुछ और बातें भी हैं जो आपको आगे जब कंजक्शन पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे, लेकिन अभी तो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस में दो क्लोजेस को जोड़ने के स्थान पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अलावा कोई नया वर्ड लिखा हुआ है तो उसे अंदाजा लगा लीजिए वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और दो चार बार सबऑर्डिनेट की लिस्ट को पढ़ लीजिए। तो यदि ये दो डिफरेंट क्लोजेस को जोड़ने के काम आते हैं तो ऐसों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। देख लीजिए एग्जांपल्स फटाफट, देखिए ध्यान से। वो कह रहा है, इफ द पाथ इज ब्यूटीफुल लेट अस नॉट आस्क वेयर इट लीड्स। देखिए इसमें एक चीज और जानिए, एक क्लोज तो ये है द पाथ इज ब्यूटीफुल, एक ये लेट से ही शुरू हो गया। ये कैसे शुरू हो गया? इंग्लिश में V1 से शुरू होने वाले वाक्यों को इंपेरेटिव कहते हैं।
तो यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा हो सकता है, आगे चल के सीखेंगे आप। तो देखिए इसके अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक ये वेयर कनेक्टर है, इट लीड्स, एक ये है लेट अस नॉट आस्क। तो एक क्लोज तो ये है बेटा, एक क्लोज ये है, V1 से शुरू होने वाले को भी क्लोज मानना है, और एक क्लोज ये है, 3 है। तो 2 कंजक्शन आएंगे, एक तो वेयर आ गया, अब वेयर फैन बॉयस में तो है नहीं, तो ये कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। और अब दूसरा का है शुरू में, आ सकता है शुरू में भी, सबऑर्डिनेट शुरू में आ सकता है, ये बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये इफ कंजक्शन है, तो दोनों सबऑर्डिनेट है, दोनों सबऑर्डिनेट हैं, तो इस टाइप का नाम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। याद कितनी बात करनी है, 5 बात, सिर्फ 5। पहली कोऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट, दूसरी सबऑर्डिनेट की लिस्ट, तीसरी 2 क्लोजेस को जोड़ने का काम। यदि कोऑर्डिनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट करने पर सेंटेंस की टाइप का नाम कंपाउंड होता है, और सबऑर्डिनेट के जोड़ने पर टाइप का नाम कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमें याद रखना है। ये 4 बातें आज की क्लास से यदि याद हुई तो ये काम 100% हो जाएगा आपका, 1 पॉइंट भी कम नहीं रहेगा। और यदि ये 4 बातें याद नहीं हुई तो ये काम अंडा रहेगा। तो इंग्लिश को 100% करना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। सोमवार, बुधवार यानी कि वेडनेसडे और शनिवार, 3 दिन आपकी वीडियो आएंगी, 3 दिन। शायद मैंने शुक्रवार बोला था या सैटरडे, मुझे याद नहीं है पहली वीडियो में, लेकिन जो पहली वीडियो चैनल पे डाल रखी है उसी पे आएंगी, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह क्या कह रहा है, इट इज एन आयरनिक हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू रन फास्टर। देखिए इतना बड़ा क्लोज है, एक क्लोज ये है, एक ये है, जोड़ने के लिए व्हेन कंजक्शन आया तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब फिर ये डोंट, डू से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, ये आगे बताएंगे आपको, ये ऐसी टाइप होती है। फिर एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया। देखो 4 क्लोज है बेटा। द सन शाइन्स, यू डोंट प्रे, इट रेन्स, डोंट प्रे। तो 1 2 3 4, 3 क्लोज आएंगे, 1 2 3, 3 कंजक्शन आएंगे, सॉरी 4 क्लोज 3 कंजक्शन। ये व्हेन भी सबऑर्डिनेट है, ये इफ भी सबऑर्डिनेट है। तो जब सब सबऑर्डिनेट है तो टाइप का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इसी तरह अब ये नीचे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपको रीड करने हैं। यदि आप, मैं कह रहा हूं जो मैं शुरू में फाउंडेशन श्रृंखला डीप लेवल पे लेके आ रहा हूं, यदि आप मेरा एक एक शब्द मानेंगे, मैं 100 बार नहीं कहूंगा। अब मैंने कह दिया ये पढ़ने हैं आपको, मैं पढ़ाऊंगा तो 20 मिनट का वीडियो और हो जाएगा, लंबा वीडियो में नहीं करना है। तो ये आप पढ़ लेना, कंजक्शन पहचानना इनमें, और फिर लिखना कि कॉम्प्लेक्स है कि कौन सी टाइप है, और इसको कॉपी में लिख लो तो भाई और भला होगा तुम्हारा। लास्ट एंड फाइनल टाइप क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, 3 क्लोजेस होंगे, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट, 3 क्लोजेस होंगे तो 2 कंजक्शन चाहिए, क्योंकि जितने रेल के डब्बे उससे एक कम कंजक्शन। तो 2 कंजक्शन में एक कोऑर्डिनेट चाहिए, एक सबऑर्डिनेट चाहिए, तब इस टाइप का नाम हो जाएगा कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी। तो अब देखो यहां पर मान लो इनमें से मैं ये वाला ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं। जेन वांटेड टू गो स्विमिंग आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क। एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज हो गया, द पूल वॉज क्लोज्ड, तो ये कंजक्शन आ गया। तो देखो ये कंजक्शन तो कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तो सबऑर्डिनेट है, और ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट। अब मुझे तो ये याद है कि कौन कौन सा है, आपको ये याद करने हैं। 5 लाइनें याद करने से आपका ये खेल खत्म हो जाएगा। यदि ये 5 लाइनें 100 बार पढ़ लोगे तो टोटा नहीं है, नुकसान नहीं है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे, ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। इसको आप मत करना क्योंकि ये आपसे नहीं होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नीचे वाले सारे कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये है भाई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने लगभग 49 मिनट की वीडियो में वो काम कर लिया जो हम 2 घंटे में करते थे क्लास में, 2 से भी ज्यादा में करते थे, वो काम हमने किया है 49 मिनट में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। तो ऐसी ही दमदार वीडियो आएंगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और 10-20 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल पर बहुत शिद्दत के साथ काम होता रहेगा। ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी एज इट इज पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आपको चाहिए ये आपको हमारे अप टू डेट इंग्लिश इसी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी नया चैनल बनाया है तो हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक ना डले, तो पैनिक नहीं करना है, अप टू डेट इंग्लिश लिख के सर्च कर लेना है। यदि नहीं आएगा तो भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास के डिस्क्रिप्शन में तो उस चैनल का लिंक हम जरूर डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो मैं पढ़ाता हूं हरियाणा के हिसार में, 10 वास्तविक इंस्टीट्यूट हिसार में। यह अपना ही इंस्टीट्यूट है और ये चैनल भी अपना है और 10 वास्तविक का चैनल भी अपना ही है। तो जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही धुआं निकालेंगे इंग्लिश का शून्य से शिखर तक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।